डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे जितने भी विद्यार्थी हैं, आप तमाम विद्यार्थियों को मैं रवि अपने इस यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। और स्वागत करते हुए आप लोगों को ये मैं बताना आवश्यक समझूंगा कि जो हम लोग डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं, इसमें हम लोगों को विदित होना चाहिए कि 150 क्वेश्चन आएगा माय डियर, जिसमें 30 क्वेश्चन 30 सवाल आपका हिंदी भाषा से संबंधित होगा। हिंदी भाषा के जो सवाल होते हैं बिल्कुल इजीली अप्रोचेबल सवाल होता है, आसान तरीके का सवाल होता है। 9वें 10वें स्टैंडर्ड का जो हिंदी भाषा का सवाल, चाहे वो भाषा से संबंधित हो, शब्द से संबंधित हो, हिंदी व्याकरण से संबंधित हो, इन्हीं 3 स्तंभों पे, 3 प्लेटफॉर्म पे, 3 एस्पेक्ट्स का अवधारणाओं पे संबंधित प्रश्न होते हैं। जुड़े हुए आप तमाम साथियों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का सेशन हम लोगों का हिंदी भाषा का 5वें नंबर का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है, यूनिक पब्लिकेशन की जो मॉडल प्रैक्टिस बुक, गाइड बुक जो डीएलएड की है और प्रैक्टिस बुक, उसके 5वें नंबर का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है, उसी का हिंदी भाषा का सवाल का काम हम लोग करने जा रहे हैं डियर। बहुत सारे विद्यार्थियों लोग का कमेंट्स के माध्यम से जवाब प्राप्त होता है कि सर मैं तो काफ़ी अच्छा जो है, जब सेट बनाने में बैठ रहा हूं तो मेरी अच्छी जो है सो समझ स्थापित हुई है पिछले सेशन को देखने समझने से, और अब जो है मेरी सेट में अच्छी प्रश्न जो है अच्छी खासे हम सही कर पा रहे हैं। तो और भी जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, सारे लोगों से मेरी गुजारिश होगी, सभी युवाओं से मेरा निवेदन होगा, सभी लोग सेट को मंगवाइए मार्केट से। अब तो ऑनलाइन का जमाना आ गया है, घर पे बैठे बैठे आपके घर में पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी। ऑनलाइन माध्यम से भी आप पुस्तक मंगा सकते हैं, ऑफलाइन आपके बुक स्टोर्स पे भी उपलब्ध हैं, वहां से प्रैक्टिस सेट को मंगाइए। आप मॉडल प्रैक्टिस सेट को घर पे प्रैक्टिस करें, देन उसका आपका आंसर से मैच कराएं डियर। तत्पश्चात वहां पे रिटन एक्सप्लेनेशन है, रिटन एक्सप्लेनेशन को देख करके समझें, देन मैं आप लोगों के साथ हूं, फिर डिस्कशन क्लास में आप लोग सम्मिलित हों। इस तरह से हम लोग जब एक काम पे बार बार हम लोग रिपीट करेंगे एक एक्टिविटी को, तो उस पे हमारी जो है अच्छी खासी समझ स्थापित होगी। तो आइए बिना वक्त गंवाए आप लोग को ले चलते हैं 5 नंबर के प्रश्न मॉडल प्रैक्टिस सेट का। तो देखिए डियर, अभी हम लोग को विलोम शब्द का प्रश्न मिल गया। पहला प्रश्न जो है विलोम शब्द, परोक्ष शब्द क्या है डियर? परोक्ष। परोक्ष का मतलब क्या होता है? तो परोक्ष का मतलब होता है डियर जो अप्रत्यक्ष हो, आपके सामने नहीं हो, छुपा हुआ हो, बाद में हो, पीछे वाला, छिपाया हुआ। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं बाबू हिडन, छुपा हुआ, या इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट का उल्टा क्या होता है? डायरेक्ट। तो डायरेक्ट को ही हिंदी में बोलते हैं बाबू प्रत्यक्ष। तो परोक्ष का विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द। इसका जवाब हो गया प्रत्यक्ष। जिज्ञासु मतलब किसी भी चीज में जिज्ञासा रखने वाला, इच्छा रखने वाला, यह नहीं होगा। पाक्षिक मतलब होता है डियर जो 15 दिन पे जो घटना, जो एक्टिविटी होती है उसको पाक्षिक बोलते हैं। नवागत जो किसी संस्था, किसी एक्टिविटी, किसी जगह के लिए नया हो, नई नई उसकी आगमन हुई है, उसको नवागत बोलते हैं। तो सही जो जवाब आ गया परोक्ष के लिए प्रत्यक्ष चला गया। आइए अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है डियर? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहां लिखा हुआ है संस्कार। फिर से सुनेंगे, संस्कार। स पे ऊपर पॉइंट होगा, स पे ऊपर बिंदु होगा, आधा स का संयुक्त आकार और र होगा, तब हो जाएगा हमारा संस्कार। देखते हैं कहां है। स पर ऊपर बिंदु, पूरा स गलत हो गया, स पर ऊपर बिंदु, श का आकार और र, यही हमारा जवाब सही हुआ। बाकी के तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। सही आपका ऑप्शन विकल्प जो हो गया बाबू 2 नंबर का विकल्प हो गया माय डियर। चलिए तीसरे नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द। पर्याय का मतलब होता है समानार्थक शब्द, समान अर्थ वाला शब्द जो वही अर्थ प्रदान करे। बादल को क्या कहते हैं? घर कहेंगे नहीं, घर, गृह, मकान, आवास, आलय अलग चीज है, आकाश,
आकाश, गगन, नभ, व्योम अलग है। घट, घट का मतलब क्या होता है? घट का मतलब होता है बाबू देह, शरीर। कलश भी होता है, दूसरे अर्थ में इसका एक अर्थ होता है घट मतलब कलश, जो पूजा पाठ में हम लोग कलश यूज करते हैं उसको कलश, तो कलश इसको बोल सकते हैं, शरीर बोल सकते हैं, देह बोल सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गया, एक ही ऑप्शन हमारे पास है 1 नंबर का। बादल को क्या कहते हैं? घन भी बोलते हैं। बादल को बादल बोलिए, घन बोलिए, एक ही बात है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द आपका घन हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर जब चलते हैं तो प्रश्न मिल गया, लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। माय डियर, यहां जो है स्त्रीलिंग का भाव है। अनुशासन की मांग करता है नहीं होगा, मांग करती है। लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। भाषा यहां जो है बाबू स्त्रीलिंग का भाव है, स्त्रीलिंग सूचक है। अतः सबसे बड़ा अंतर लिखित और मौखिक भाषा, लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। जवाब आपका चौथा विकल्प होगा। सुधार क्या करना होगा है, कर्ता जो है कर्ता के जगह पे करती लगाना होगा, ताकि स्त्रीलिंग शब्द को यह व्यक्त कर सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर पहुंचाते हैं आप लोगों को। अगला प्रश्न है बाबू, चांदी की हथकड़ी काला पड़ जाती है। चांदी की हथकड़ी काला पड़ जाती है, ये 5वें नंबर पे प्रश्न है। 5वां नंबर का प्रश्न क्या होगा? हथकड़ी काला पड़ जाती है। ओ डियर, देखो चांदी की हथकड़ी, हथकड़ी मतलब यहां क्या है? तो हथकड़ी जो है डियर ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। अब जब स्त्रीलिंग शब्द हो गया तो चांदी की हथकड़ी काला पड़ जाती है। पड़ जाती, जाना जो हमारा क्रिया है यह भी स्त्रीलिंग को दिखा रहा है। तो अब जो है काला, ये जो विशेषण है इसको भी स्त्रीलिंग सूचक बना करके रखना होगा। हथकड़ी कालियां पड़ जाती है नहीं होगा, हथकड़ी काला पड़ जाता है नहीं होगा, हथकड़ी काली पड़ जाती है कि हथकड़ी काली पड़ जाता है। काली और जाता एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग होगा, अतः यह भी गलत होगा। सही जवाब 4 नंबर होगा, हथकड़ी काली पड़ जाती है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या है डियर? जीवन, जीवन, आगमन, आगमन का प्रस्थान, उस तरह से जीवन का मरण विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। सम्मोहन मतलब होता है बाबू आकर्षण, चिताकर्षक, आकर्षण। सचेत होना, चौकस होना, सजग होना। जरा का मतलब होता है थोड़ा सा। अल्प, तो यह भी नहीं होगा, सही विकल्प हो गया 4 नंबर। जीवन का सही विलोम होगा मरण, मृत्यु। आपके दर्शन हैं कैसा? पानी है। किसी का दर्शन, किसी का संजोग, किसी का मिलन पानी नहीं होगा। सामने शब्द भी इस वाक्य को सही नहीं बना पाएगा। कल जो शब्द है, आपके दर्शन कल हैं, यह भी सही नहीं है। आपके दर्शन बहुत समय समय पे कभी कभी होती है, दुर्लभ है। आपके दर्शन हो जाना, आपसे मिलन हो जाना बहुत दुर्लभ है। यह जो है आपका सही विकल्प 1 नंबर में है, दुर्लभ। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। लिखा हुआ है निर्यात। निर्यात बोलते हैं या निर्यात बोलते हैं? तो बोलते हैं बाबू निर्यात। तो निर्यात में इकार पे कोई फोकस नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, अतः ह्रस्व भी ई होगा, तो निर्यात नहीं होगा। निर्यात, नी के बाद र है, अतः य के ऊपर रेफ होगा। ये निर्यात है, नियातर है, यहां है निर्यात। नियार्त, नियात नहीं होता है, निर्यात। नी के बाद र का भाव है, तो नी के बाद र है, अर्थात य के ऊपर ही रेफ देना होगा। जवाब हमारा 4 नंबर विकल्प चला गया डियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आकाश को छूने वाला, आकाश, गगन चुंबी। लास्ट सेशन में भी आप लोगों को चर्चा किए थे। आकाश को चूमने वाला, आकाश को छूने वाला, उसको बोलते हैं गगन चुंबी। गगन मीन्स आकाश, चुंबी मीन्स पहुंचने वाला, छूने वाला, चूमने वाला,
तो आकाश को चूमने वाला के लिए एक वर्ड होता है गगनचुंबी। आकाश से जो संबंधित है उसको बोलते हैं आकाशीय, जो पूरे खगोल से संबंधित है उसे बोलते हैं खगोलीय। यहां जो सबसे सार्थक वर्ड, सार्थक ऑप्शन होगा वो होगा 3 नंबर विकल्प गगनचुंबी। आगे देखते हैं, अपने से अधिक दूसरों का व्यथा से वे अधिक पीड़ित थे। देखिए बाबू, अपने से अधिक दूसरों का व्यथा, दूसरों का व्यथा नहीं होगा, दूसरों की व्यथा होगा। व्यथा जो है बाबू यहां स्त्रीलिंग है। दूसरों की व्यथा, दूसरों की कष्ट, दूसरों की मुसीबत से ही वो दुखी थे, परेशान थे, चिंतित थे। जवाब आपका 3 नंबर होगा, दूसरों का नहीं होगा, की होगा डियर, की लिखना होगा। अधिक जनसंख्या भारत के लिए क्या है? किसी भी देश, समाज या राष्ट्र के लिए अधिक जनसंख्या लाभकारी सिद्ध नहीं होगी। अधिक जनसंख्या भारत के लिए नियम है, त्रासदी है, मोक्ष है कि अभिशाप है? तो जवाब हो जाएगा अभिशाप है, वरदान नहीं है, अभिशाप है। चलिए अगले प्रश्न, जागरण। जागरण का मतलब होता है बाबू जागना, सतर्क रहना, सजग रहना। अब इसका विलोम चाहिए, उल्टा चाहिए। जागरण अनिद्रा, नींद, अनिद्रा नींद नहीं आना मतलब जागना, तो ये समानार्थक हो जाएगा। सचेत रहना, सजग रहना, अलर्ट रहना, यह भी समानार्थक हो जाएगा। जागना समान अर्थ वाला है, हमें चाहिए विलोम उल्टा अर्थ वाला। तो जागरण का उल्टा होगा निद्रा, नींद आना, स्लीपिंग। जवाब हो जाएगा डी नंबर। आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी। कल पिछले दिवस मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, यहां से आगरा गई थी। मैं कहां? दिल्ली में थी। दिल्ली से जयपुर, तो जयपुर यहां नहीं होगा, वहां से आगरा गई थी। यहां नहीं होगा बाबू, वहां से आगरा गई थी। तो यहां नहीं होगा, वहां पर नहीं होगा, यहां पर नहीं होगा, वहां से, कहां से? जयपुर से। दिल्ली से चूंकि कहा गया जयपुर, और फिर वहां से अर्थात जयपुर से आगरा गई, वहां से आगरा गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, आगे का प्रश्न, पानी। क्या लिखा हुआ है? पानी न है। कौन सा न है? न, नहीं कि न जो है सवर्ग का न होता है और इसको बोलते हैं न पानी। तो पानी का मतलब होता है बाबू हाथ। वीणा पानी, जिसके हाथ में वीणा हो उसको बोलते हैं वीणा पानी। पानी का मतलब होता है बाबू हाथ। पत्र नहीं होगा, पानी मीन्स होता है जल, पत्ता नहीं होगा, हाथ हो जाएगा पानी का मतलब। आगे का प्रश्न बाबू, आज मौसम बहुत है। मौसम कैसा होगा? मौसम सुगंधित हो सकता है, सुगंध नहीं होगा। मौसम बीमार नहीं होता, मौसम दुर्गंध नहीं होता। मौसम में दुर्गंध नहीं होता, कोई वस्तु में, कोई सामान में दुर्गंध होती है। आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत सुहाना है, बहुत खुशमिजाजी है, बहुत खुश दिल है, दिल को सुकून देने वाली है, सुकूनदायी है। जवाब आपका तीसरा विकल्प हो जाएगा। सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया है। यह कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। सुमन को यह जानकर बहुत दुख किया कि वह फेल हो गया, यह मिश्रित वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। असाधारण वाक्य नहीं होता। साधारण वाक्य में केवल एक जो है आपका एक कर्ता और एक जो है आपको क्रिया होता है, तो साधारण वाक्य होता है। तो ये साधारण वाक्य भी नहीं है। तो संयुक्त और मिश्रित, संयुक्त वाक्य में 2 साधारण वाक्य होते हैं, यहाँ पे 2 साधारण वाक्य नहीं है। एक आपका इसमें क्या है? मिश्रित वाक्य का भाव है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा मिश्रित। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? पर जोड़ उपकार। परोपकार क्या है? पर का मतलब होता है बाबू दूसरा। परोपकार, पर मीन्स होता है दूसरा, और उपकार, पर जोड़ उपकार मतलब दूसरे की उपकार, दूसरे की भलाई, उसको बोलते हैं परोपकार। तो देखिए ओ ए जैसे ही आ जाए दो स्वर वर्णों के मेल से, जब ओ का भाव आ जाए, ए का भाव आ जाए, तो उसको बोलते हैं गुण संधि। तो ये परोपकार जो है हमारा क्या हो गया? गुण संधि है। परोपकार क्या है? गुण संधि हो गया डियर। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर जो प्रश्न है, रामायण। क्या है? रामायण स्वर संधि है, स्वर संधि कह रहे हैं, व्यंजन संधि है। राम जोड़ अयन क्या है? राम
जोड़ अयन। कहाँ है राम जोड़ अयन? तो राम जोड़ अयन, राम म में हलंत दे देंगे, जोड़ अयन बराबर रामायण। रामायण यह क्या हो गया हमारा? राम। एक मिनट, ये आपका स्वर संधि है बाबू। राम जोड़ अयन स्वर संधि है, राम अ जोड़ अ, अब बराबर हो गया आ, तो ये क्या हो गया? दीर्घ स्वर संधि हो गया, रामायण। नेक्स्ट प्रश्न, सूरसागर की भाषा क्या है? तो सूरसागर जो है ब्रज भाषा में लिखी हुई है। सूरसागर की भाषा ब्रज भाषा है डियर, ब्रज भाषा बोलेंगे। सुंदरता शब्द में संज्ञा है। सुंदरता, सुंदरता ऐसा शब्द है जिसे न तो हम छू सकते हैं, न देख सकते हैं, न गिन सकते हैं, इसे केवल महसूस कर सकते हैं, अर्थात यह भाववाचक संज्ञा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा सुंदरता। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? हलवाई का हलवाइन, पंडित का पंडिताइन। तो जवाब आपका एक नंबर विकल्प में है, प्रथम विकल्प में है। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग हो गया पंडिताइन। आगे का प्रश्न क्या है बाबू? वो का उच्चारण स्थान क्या है? वो देखिए, वो में क्या है? ओष्ठ और दांत फंक्शन कर रहा है। वो दांत जो है ऊपर का हमारा नीचे के ओठ को टच कर रहा है, तो दांत और ओष्ठ दोनों हो गया, दंतोष्ठ हो गया। कंठोष्ठ, जिसमें कंठ और ओठ दोनों आ जाए उसे कंठोष्ठ बोलते हैं। जैसे औ जिसमें कंठ और ओठ दोनों फंक्शन करे उसको कंठोष्ठ बोलते हैं। मूर्धन्य, मूर्धन्य में क्या होता है? मूर्धन्य में है ठ जिसमें मूर्धा काम करता हो तो उसको मूर्धन्य बोलते हैं। तालव्य, जिसमें तालु का काम होता है, छ तो ये तालव्य कहलाता है। अर्थात वह जो है हमारा दंत्योष्ठ है, दांत और ओष्ठ यहाँ पे फंक्शन कर रहा है, मूवमेंट में है, गति में है दांत और ओठ, उसको दंत्योष्ठ कहेंगे। हिंदी वर्णमाला के कुल कितने वर्ण हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 43 है, 43 43। आगे, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? अंत में जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? अव्यय नहीं, समास नहीं, उपसर्ग, उपसर्ग आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं, वही बताया गया। अंत में जुड़ता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, और आगे जुड़ता है उसे उपसर्ग बोलते हैं। तो यहां जवाब आपका 3 नंबर विकल्प हो गया, प्रत्यय। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देशज, जिसका अपने देश में, अपने समाज में जिसकी उत्पत्ति हुई है। अग्नि तत्सम शब्द है, ये नहीं होगा। मयूर तत्सम शब्द है, नहीं होगा। सूरज तत्सम शब्द है, नहीं होगा। तेंदुआ देशज शब्द है, ये तेंदुआ जो शब्द है बाबू देशज शब्द है। अपने क्षेत्र विशेष में, अपने देश में इसकी जन्म हुई है, इसको देशज शब्द बोलेंगे। करा, व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो व्यंजन को हल भी बोला जाता है। हिंदी व्याकरण में व्यंजन को हल के नाम से जाना जाता है। स्वर वर्ण को अच के नाम से जाना जाता है। लूत और मूर्धन्य तो अपना अलग चीज है। यहां जवाब आपका क्या हो जाएगा? हल। आगे का प्रश्न जो है, पंचानन शब्द में कौन सा समास है? पंच जोड़ आनन, 5 हैं जिनके आनन, 5 है जिनके आनन सर भगवान शिव, उनको बोलते हैं पंचानन। तो ये बहुब्रीहि समास है। सामान्य अर्थ को के साथ साथ यह एक व्यापक, एक अलग अर्थ भी प्रदान कर रहा है। ऐसे समासिक पद को बहुब्रीहि समास कहते हैं। द्विगु, जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो। द्विगु, 2 पदों के बीच में अथवा या और का भाव हो तो द्वंद्व समास। जब विशेषण और विशेष 2 पदों के बीच विशेषण और विशेष का भाव हो तो कर्मधारय समास कहते हैं। बाकी का तीनों विकल्प आपका कैंसिल हो गया। पंचानन, जिनके 5 आनन हो, इसका एक अलग भाव आ गया, भगवान शिव। ऐसे समासिक पद को बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखते हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा हुआ है। अक, क्या लगा हुआ है? अक। तो जवाब हो जाएगा आपका अक, 4 नंबर लेखक। नेक्स्ट का प्रश्न है, मौन का विलोम शब्द कौन है? मौन रहना, शांत चित रहना, शांत रहना, स्थिर रहना, इसका उल्टा होता है बाबू मुखर। शांत नहीं रहना, अस्पष्ट बोलना, अस्पष्टवादी होना, मुंह पे बोलना, शांत नहीं बैठना, चुप नहीं बैठना। मौखिक का मतलब मुख से बोल करके। विकार, मयंक का मतलब होता है बाबू शशि, सोम, राकेश, मयंक, चंद्रमा को मयंक कहते हैं। विकार का मतलब होता है कोई जैसे आकार, विकार मतलब किसी चीज का रूप रेखा या किसी चीज में अशुद्धि को भी हम लोग विकार कहते हैं, गलतफहमी को भी विकार कहते हैं।
तो ये कहानी आपका 3 ऑप्शन कैंसिल हो गया। मौन, मौन का विपरीतार्थक उल्टा जो हो गया बाबू मुखर हो गया। इस तरह से इस सेशन का आज का हम लोग का अंतिम प्रश्न जो है डियर, वह है 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को कौन सी पत्रिका कहेंगे। तो 15 दिन में जो एक बार घटना होती है, सेशन के शुरुआत में ही बताए हैं, उसको बोलते हैं पाक्षिक। क्या बोलते हैं? पाक्षिक। वार्षिक जो वर्ष में एक बार होता है, महीना में एक बार होगा मासिक, सप्ताह में जो एक बार छपेगा उसको साप्ताहिक पत्रिका कहेंगे। तो जो 15 दिन पर छपेगा उसे पाक्षिक पत्रिका कहेंगे। इस तरह के से हम लोग का आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे हम लोग अगले दिन, अगले दिवस नए सेशन को लेकर के। जुड़े हुए सारे विद्यार्थियों से बहुत बहुत शुक्रिया। यदि सेशन समझ में आप लोग को आई है, इससे कुछ सीखने समझने को मिली है, तो आप लोग लाइक करना वीडियोस को नहीं भूलेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय देंगे। वीडियोस यदि पसंद आती है तो और भी इसी तरह का वीडियो सुनने समझने के लिए, सेशन देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिवस में।